देखिए, ये जो है आपका एमए इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का 4th पेपर में एक यूनिट है ग्रामर। तो देखते हैं पहले ग्रामर होता क्या है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू एनालाइज हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है एक प्रकार का ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिनका यूज किया जाता है कि किस तरह से वर्ड्स को लैंग्वेज में अरेंज करना है। इस बात को एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। द वर्ड ग्रामर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके। देखिए, ये जो वर्ड ग्रामर है ये ग्रामेटिके जो कि ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है, विच मीन्स आर्ट ऑफ लेटर, और ग्रामेटिके मीन्स होता है आर्ट ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल ग्रामर। व्हाट इज ट्रेडिशनल ग्रामर? ट्रेडिशनल ग्रामर और स्कूल ग्रामर और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर मीन्स ट्रेडिशनल ग्रामर को स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं। ये होता क्या है? द टर्म ट्रेडिशनल ग्रामर रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये जो है ट्रेडिशनल ग्रामर होता है प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स और कॉन्सेप्ट के कलेक्शन से डील करता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। और ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में होता है ये सारा रूल्स। डैट इज कॉमनली टॉट इन स्कूल, जिनको जनरल रूप से जनरली स्कूल में सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है। तो अगर स्कूल में कौन से ग्रामर का यूज किया जाता है? ट्रेडिशनल ग्रामर। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज आल्सो स्कूल ग्रामर। और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स और कॉन्सेप्ट का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद इंग्लैंड। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंग्लैंड के साथ एसोसिएट है, बट द फर्स्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड वाज सेल्टिक लैंग्वेज। लेकिन अगर इंग्लैंड में पहली स्पोकन लैंग्वेज किसको माना जाता है तो वो है सेल्टिक लैंग्वेज है। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ रोम इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड पर रोम ने इन्वेजन कर लिया, इंग्लैंड पर रोम ने हमला बोल दिया, हमला करने के बाद में लैटिन लैंग्वेज केम इनटू बीइंग। तब इंग्लैंड में लैटिन लैंग्वेज आई। मीन्स आफ्टर द इन्वेजन ऑफ रोम इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड पर रोम ने आक्रमण कर दिया, आफ्टर डैट लैटिन लैंग्वेज केम इनटू बीइंग, तब लैटिन लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, इंग्लैंड में आई। Until 16th century, Latin was the official language in England. Therefore, the only grammar was studied from school was Latin. Until 16th century, 16th century तक Latin was official language in England. इंग्लैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लैटिन लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाता था। Therefore, the only grammar was studied from school was Latin. इसलिए स्कूल में जो भी ग्रामर सिखाया पढ़ाया जाता था वो लैटिन होती थी, लैटिन ग्रामर होता था, लैटिन ग्रामर होता था। विद द इन्वेजन ऑफ एंग्लो सैक्सॉन्स इंग्लिश, और जब एंग्लो सैक्सॉन्स का इन्वेजन हुआ देन इंग्लिश लैंग्वेज बिगन टू डेवलप, तब इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होना डेवलप होना शुरू हो गया। एंड देयर अराइज अ नीड ऑफ ग्रामर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और जब इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हुआ तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ग्रामर की नीड हुई, ग्रामर की आवश्यकता हुई। विलियम ब्लोकर रोट अ पैम्फलेट फॉर इंग्लिश ग्रामर नोन एज पैम्फलेट फॉर ग्रामर। विलियम ब्लोकर ने क्या किया? इन्होंने इंग्लिश ग्रामर पर एक पंफलेट लिखा जिनको बोला जाता है पैम्फलेट फॉर ग्रामर। पैम्फलेट फॉर ग्रामर नाम के टाइटल से जाना जाता है इन्होंने जो भी लिखा। एंड दिस ग्रामर इज बेस्ड ऑन लैटिन ग्रामर, बट ये जो ग्रामर लिखा गया ये लैटिन ग्रामर पर बेस्ड था। बट द प्रॉब्लम इज द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दो लैंग्वेज स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं, सो इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू अप्लाई इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए उस चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज पर अप्लाई करना रिलेवेंट नहीं था। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। व्हाट इज लिमिटेशंस? क्या क्या लिमिटेशंस थी? ट्रेडिशनल ग्रामर, प्रेस्क्रिप्टिव
ट्रेडिशनल ग्रामर प्रेस्क्राइब रूल्स, ये रूल को प्रेस्क्राइब करता है। हाउ लैंग्वेज शुड बी फॉलोड इन अ सेंटेंस, इस सेंटेंस में लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से इसको बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए। बाय यूजिंग दीज रूल्स, इन सारे रूल्स का यूज करते हुए ट्रेडिशनल ग्रामर कुड सेपरेट अ सेंटेंस इनटू गुड सेंटेंस, ट्रेडिशनल सेंटेंस को एक ट्रेडिशनल ग्रामर वाले सेंटेंस को एक अच्छे सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सके, एंड बैड सेंटेंस या किसी बैड सेंटेंस में बदला जा सके। इसके लिए एक सेपरेशन की भी नीड थी, मीन्स एक बेटर ग्रामर की नीड थी। सर्टेन रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय ट्रेडिशनल ग्रामर आर, कई सारे रूल्स जो हैं ट्रेडिशनल ग्रामर से ही प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो कौन कौन से हैं। डोंट यूज हु इंस्टेड ऑफ हुम, हु डिड यू कॉल, इन्होंने कहा कि हुम के प्लेस पर हु का यूज मत करिए, बिकॉज हु इज यूज एज सब्जेक्टिव एंड हुम इज वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। हु डिड यू कॉल, यही होगा हु डिड यू कॉल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट्स करेक्ट फॉर्मेट whom did you call, आपने कॉल किसको किया, यहाँ पर सही फॉर्मेट क्या होगा, whom did you call, आपने कॉल किसको किया। नेक्स्ट, a sentence should not begin with and but, किसी सेंटेंस को begin with या but से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। it gave importance for writing and don't let us to write in the way we speak, और ये सेंटेंस जो है ये चीज़ राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। डोंट लेट अस टू राइट इन द वे वी स्पीक, और जो भी बोलते हैं हम किस तरीके से बोलते हैं, इसको जो है मतलब आपको लिखो, मतलब क्या कैसे होना चाहिए, सही तरीके से कैसे बोला जाना चाहिए। ट्रेडिशनल ग्रामर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट लैंग्वेज अंडरगो चेंज, ट्रेडिशनल ग्रामर जो है इस फैक्ट को नहीं लेता है कि लैंग्वेज किस तरह से चेंज हुई। ट्रेडिशनल ग्रामर सिखाता है कि किस तरह से आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, सीखना है, लिखना है, बोलना है। ट्रेडिशनल ग्रामर इज बेस्ड ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रेडिशनल ग्रामर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। दिस डिवीजन इज डन इन 5th सेंचुरी, और ये डिवीजन जैसा कि यहाँ ट्रेडिशनल ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये डिवीजन इज डन इन 5th सेंचुरी, ये 5th सेंचुरी में इसको किया गया, 5th सेंचुरी BC में, फॉर ग्रीक लैंग्वेज के लिए। बट नाउ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन क्वेश्चंस इज क्वेश्चनेबल, लेकिन अब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की नंबर क्वेश्चनेबल है। जैसे कि पहले 8 थी, लेकिन आर्टिकल डिटरमाइनर्स अब कहीं कहीं मिलता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो गया, क्योंकि आर्टिकल डिटरमाइनर को रखा किस में जाए, वैसे एक तरह से रखा जा सकता है एडजेक्टिव में, लेकिन कभी कभी अलग कैटेगरी दिखाया जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एज आ रिएक्शन टू दीज लिमिटेशंस, और इन लिमिटेशंस के रिएक्शन के रूप में अ न्यू थ्योरी ऑफ ग्रामर बिगन टू डेवलप, ग्रामर की एक नई थ्योरी डेवलप होना शुरू हो गई, डेट इज स्ट्रक्चरल ग्रामर, जो कि स्ट्रक्चरल ग्रामर है, विच बिकेम पॉपुलर इन USA, और जो कि USA में पॉपुलर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ग्रामर। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ग्रामर? स्ट्रक्चरल ग्रामर इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर को डिस्क्रिप्टिव ग्रामर या मॉडर्न ग्रामर भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल ग्रामर इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव और मॉडर्न ग्रामर, इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्डिनेंड डी सॉसरे। अब देखिए, स्ट्रक्चरल ग्रामर को फर्डिनेंड डी सॉसरे ने इंट्रोड्यूस किया, हु इज नोन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, और इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहते हैं। किनको? फर्डिनेंड डी सॉसरे को फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, इन अमेरिका स्ट्रक्चरल ग्रामर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लियोनार्ड ब्लूमफील्ड।
अमेरिका में बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया गया लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के द्वारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स। और लियोनार्ड ब्लूमफील्ड को फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लियोनार्ड ब्लूमफील्ड को फादर ऑफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है, चूँकि इन्होंने अमेरिका में स्ट्रक्चरल ग्रामर का इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, एंड एडवर्ड सैपर, फ्रेंच बेयर्स एट्सेट्रा, मीन्स ये लोग भी इस स्ट्रक्चरल ग्रामर के डेवलपमेंट में साथ दिए इनका। स्ट्रक्चरल ग्रामर इज डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चरल ग्रामर को ऐसे भी डिफाइंड किया जा सकता है कि स्ट्रक्चरल ग्रामर इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी होता है, और लैंग्वेज की जो भी स्ट्रक्चर होती है उसकी भी साइंटिफिक स्टडी होता है। एंड स्ट्रक्चरल ग्रामर गेव इम्पोर्टेंस फॉर मीनिंग, स्ट्रक्चरल ग्रामर मीनिंग को इम्पोर्टेंस में रखता है। इट डिस्क्राइब्स लैंग्वेज एज इट इज़ यूज्ड इन द टेक्स्ट एंड स्पीच, ये लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है जैसा कि इसको टेक्स्ट में और स्पीच में यूज किया जाता है। स्ट्रक्चरल ग्रामेरियंस सेज डेट लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज विल चेंज विद टाइम। स्ट्रक्चरल ग्रामेरियंस जो होते हैं, स्ट्रक्चरल ग्रामेरियंस होते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज और जो भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ में चेंज होगी, टाइम के साथ में चेंज होती रहती। फॉर सिंटैक्टिक एनालिसिस स्ट्रक्चरल ग्रामेरियंस यूज आईसी एनालिसिस मेथड्स, और जो सिंटैक्टिक एनालिसिस होते हैं, सिंटैक्टिक एनालिसिस के लिए बात किया जाए तो स्ट्रक्चरल ग्रामर्स को एनालिसिस करने के लिए आईसी एनालिसिस मेथड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये समझना है आईसी एनालिसिस होता क्या है। आईसी एनालिसिस इज एन एक्रोनिम फॉर इमीडिएट constituent analysis. IC analysis means immediate constituent analysis. It is introduced by Leonard Bloomfield in 1933. IC analysis को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा किया गया? लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। IC analysis means immediate constituent. Next, IC analysis is introduced by Leonard Bloomfield in 1933, which is further developed by Rowland Wells. इनको आगे चलकर किसके द्वारा डेवलप किया गया? Rowland Wells के द्वारा। In IC analysis, a sentence break into many constituents until one get a meaningful word. एक IC एनालिसिस के थ्रू देखें तो सेंटेंस को कई डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। तब तक ब्रेक किया जा सकता है जब तक कि मीनिंगफुल वर्ड निकलना बंद ना हो जाए, तब तक ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड अ सेंटेंस। फर्स्ट स्टेप में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिस इज द आईसी एनालिसिस मेथड। The first step of IC analysis method, sentence can be divided into two parts. One is subject and second is predicate. Like poor John ran fast. Honor poor John, subject, and ran fast, predicate. But subject is also divided into two parts. One is John, that is main subject means noun, and second is poor, that is the adjective. And second is ran fast. This is the predicative. Has on here, ran is the verb and fast is the adverb. IC analysis have a limitation. It does not indicate functions of constituents. IC analysis में कुछ limitations होती हैं जहाँ पर जो हैं constituent के functions को indicate नहीं करते हैं। Mac Halliday introduced लेबलिंग मेथड। अब देखिए, मैक हैलिडे ने लेबलिंग मेथड का यूज किया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबल्स, जहाँ पर इन्होंने देखा कि लेबल्स टू टाइप्स के होते हैं। वन इज क्लास लेबल्स वेयर नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव
and articles etc. And second is functional labels. functional labels में subject, object और verb आते हैं. NP means noun phrase, VP means verb phrase. John, poor John ran fast. Poor John has two parts. One is noun phrase and second is verb phrase. Noun phrase has two parts. John, because this is the main noun, so this is the main noun phrase. And poor, it is what? It is the adjective. And verb phrase, ran fast. Ane ran is the verb and fast is an adverb. Next, transformational generative grammar. Transformational generative grammar is known as, in short, TG grammar. TG grammar is a set of grammar rules that are used when basic sentences are combined to form more complex sentence. देखिए, TG grammar जो है ग्रामर रूल्स का सेट होता है जिनको बेसिक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है. जब बेसिक सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है. फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री डायग्राम. फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री डायग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग अ ट्री डायग्राम. सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक ट्री डायग्राम के थ्रू भी डिस्क्राइब किया गया है, विच इज कॉल्ड अ फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री डायग्राम, जिनको फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री डायग्राम कहते हैं. He gave a flower to the girl. On here, he is what? He is the subject. He is the subject and gave a flower to the girl. This is the predicate, and predicate has different part. As you can see, gave is the verb, a is the article, flower is the predicative. Flower is the noun, to preposition the article, and girl noun. It was structuralist grammarians, means structuralist grammarians ही थे who used phrase structure grammar, जिन्होंने phrase structure grammar का यूज किया. It have a drawback. Structure of sentence is described as it is. इसके पास एक ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एज इट इज डिस्क्राइब किया गया. द थीफ दे कॉट. द थीफ दे कॉट. टू गेट द ओरिजिनल शेप ऑफ द सेंटेंस. अगर इस सेंटेंस का ओरिजिनल शेप लाना हो, वी शुड यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. देन वी हैव टू यूज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना होगा. अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दे कॉट द थीफ. दे सब्जेक्ट, कॉट वर्ब, एंड थीफ इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, दिस मूवमेंट रूल इज नोन एज topicalization. This movement does not change the meaning of sentence, but it changes the position of some of the phrases in a sentence. Means ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में होता क्या है, सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि सेंटेंस में वर्ड के ऑर्डर को, यानी कि पोजीशन ऑफ द वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है. टीजी ग्रामर. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर हैव टू कंपोनेंट्स. टीजी ग्रामर के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल एंड सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन रूल. नेक्स्ट, एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन. एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सर्टेन न्यू वर्ड्स आर एडेड. एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं. एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. नीतू रीड अ नॉवेल. दिस इज द एक्टिव वॉइस. ऑनर नीतू सब्जेक्ट, रीड वर्ब, अ नॉवेल ऑब्जेक्ट. बट the passive voice of this sentence, a novel was read by Neetu or Neetu. Okay, honor subject. As you know, subject has two parts. One is noun phrase and second is verb phrase. No, these are the sentence. These are what? These are the sentence and sentence. In this sentence, a novel. This is the noun phrase where novel noun and a determiner. But was read by Neetu. This is what? This is the verb phrase, and verb phrase has different part, like was is an auxiliary verb, read main verb by preposition Neetu. Again, this is the noun. Mary petted the cat gently. What is the passive voice of this sentence? Was the cat
petted gently by Mary. No, this is wrong. Mary petted the cat gently. The actual correct sentence of this sentence: the cat was petted gently by Mary. Okay. Next, deletion transformation. Deletion transformation, imperative transformation. In deletion transformation, what is the imperative? Imperative transformation, type of sentence that gives instructions, advice, command, एडवाइस, कमांड और ऑर्डर. सेंटेंस का वो टाइप डैट गिव्स, जो देता हो, इंस्ट्रक्शंस देता हो, एडवाइस देता हो, कमांड देता हो, ऑर्डर देता हो, डैट इज नोन एज इम्परेटिव ट्रांसफॉर्मेशन. उसको इम्परेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं या इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. यू विल गो टू द शॉप, आप शॉप जाओगे. दिस इज द affirmative sentence. But if I say go to the shop, so this is what? Imperative sentence. You are requested to attend the party. This is what? This is the affirmative sentence. But if we talk about imperative sentence, then please attend the party. So this is what? This is the imperative sentence. You should not play. This is the affirmative sentence. But do not play. This is what? This is the imperative sentence. Next, separation transformation. What is the separation transformation? The position of some existing items are altered. यहाँ पर कुछ आइटम्स के पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है. Baby tore up the paper. So the baby tore the paper up. So this is the separation transformation. Functional grammar. What is the functional grammar? Functional grammar is associated with Michael Halliday. Functional grammar जो होता है वो माइकल हैलिडेस के साथ एसोसिएट होता है. ही इज अ लिंग्विस्ट. वे एक लिंग्विस्ट हैं. कौन लिंग्विस्ट हैं? माइकल. समटाइम्स इट इज प्रोनाउंस माइसेल. हैलिडे एक लिंग्विस्ट हैं. हिज फेमस वर्क इज एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रामर. इनका जो फेमस वर्क है वो क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रामर. फंक्शनल ग्रामर के प्रति एक इंट्रोडक्शन. इनका माइकल हैलिडे का ये फेमस वर्क है. इट इज़ कॉन्सर्ड एंड हाउ लैंग्वेज मेक्स मीनिंग. ये बताता है फंक्शनल ग्रामर कि लैंग्वेज किस तरह से मीनिंग देता है. एंड इट अपीयर्स फॉर्मल ग्रामर. और इसमें फॉर्मल ग्रामर अपीयर्स होता है विच फोकस ऑन वर्ड क्लास सच एज नाउन और एंड एडवर्ब, जो कि एक वर्ड क्लास, नाउन, वर्ब, इन सब पर फोकस करता है. मीन्स लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट. एन एयर सब्जेक्ट नाउन वर्क्स एज an object or subject. These units of meaning are represented in various oral and written text. और ये जो है ये मीनिंग की जो यूनिट्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप के ओरल या रिटन टेक्स्ट को भी रिप्रेजेंट करती हैं. फंक्शनल ग्रामर इज इंटरेस्टेड टू एनालाइज लैंग्वेज एट द टेक्स्ट लेवल रेदर देन सेंटेंस. फंक्शनल ग्रामर क्या करता है? फंक्शनल ग्रामर सेंटेंस के कंपैरिजन में वो टेक्स्ट लेवल पर लैंग्वेज को एनालिसिस करने में इंटरेस्ट रखता है. इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज यूज. कुल मिलाकर लैंग्वेज को कैसे यूज करना है इसी चीज़ के बारे में सिखाता है. हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि डिफरेंट सिचुएशंस में लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जाता है, इस चीज़ को कौन सिखाता है? फंक्शनल ग्रामर. सिमेटिक एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स केम अंडर द फंक्शनल ग्रामर. सिमेटिक और कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ये सारी चीज़ें फंक्शनल ग्रामर में आती हैं. सिमेटिक इज व्हाट? सिमेटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग. अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दिस. सिमेटिक इज व्हाट? सिमेटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग. नेक्स्ट, communication. What is the communication? Communication is an act of expressing ideas, feelings and transforming data to others.
Communication is an act of expressing ideas, feelings and transferring data to others. Communication जो होता है ये आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करना है, फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है या डेटा को दूसरे तक कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये इस चीज़ के बारे में सिखाती है कौन? कम्युनिकेशन. Two forms of communication. There are two forms of communication. One is verbal and second is non-verbal. कम्युनिकेशन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज. कम्युनिकेशन जो कि लैंग्वेज के माध्यम से किया जाए, that is verbal communication. Types of verbal communication. There are different type of verbal communication. One is oral communication, second is written communication, third is visual communication, fourth is audio visual communication, and fifth is network communication, and sixth is participant based communication, in which this is the interpersonal, this is the intrapersonal, and this is extra. Means there are three types of also communication. Participant based communication are three type. One is interpersonal, second is intrapersonal, and third is extrapersonal. Non verbal communication, communicating without use of वर्ड्स. जब कम्युनिकेशन किया जाए वो भी बिना किसी रूल के, देन बिना किसी वर्ड के, देन दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स. वन इज बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेसिंग इमोशंस थ्रू बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी लैंग्वेज मीन्स बॉडी मूवमेंट के थ्रू एक्सप्रेशंस, इमोशंस को एक्सप्रेस करना. नेक्स्ट पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज यूजेज ऑफ स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच वाइल कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग के दौरान जो स्ट्रेस, इंटोनेशन, पिच का यूज करते हैं, डैट इज पैरा लैंग्वेज. एंड प्रोक्सेमिक्स मीन्स यूजेज ऑफ स्पेस वाइल कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग के थ्रू स्पेस लेना, गैप लेना. नेक्स्ट हैप्टिक्स मीन्स कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ टच. कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ टच, यानी कि जब हम किसी को ऐसे टच करके बोलते हैं कि भाई वो तुमको बुला रहे हैं, या ऐसे टच करके इशारा करते हैं, सो डैट इज व्हाट? हैप्टिक्स कम्युनिकेशन. नेक्स्ट साइन कम्युनिकेशन थ्रू फ्लैग, ट्रैफिक सिग्नल, कलर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइन कम्युनिकेशन. सो there are different type of non-verbal communication. One is body language, second is para language, third is proxemics, and fourth is haptics. Next sign language. Okay, thank you. So अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई एज सुन एज फॉर मेकिंग द वीडियोज at your queries. Okay, thank you.